हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से मॉडल पेपर का डिस्कशन करवाया जा रहा है ताकि कम से कम समय में आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सके। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस के मॉडल सेट थ्री का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और ध्यान देंगे आप लोग का बोर्ड एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर प्रतिदिन एग्जाम का आंसर की डाला जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के मॉडल सेट थ्री का क्वेश्चन 1 जो साइंस से है। क्वेश्चन 1 का रहा गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो सभी लोग जानते हैं गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकसांतर को छोटकी f से लिखते हैं, स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो सभी लोग जानते हैं बाबू कि फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर r/2 या हम कह सकते हैं r बराबर 2f है। r को जब निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। देख सकते हैं आप लोग के सामने बाबू कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग देख रहे हैं r बराबर 2f है। r बराबर 2f अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। f बराबर r/2 किसी ऑप्शन में नहीं है, दोनों है बाबू, f बराबर r/2 या r बराबर 2f दोनों एक ही है बाबू, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोई एक ही रहेगा। 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन सही रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है और इस बार बोर्ड एग्जाम में दुगना प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए आप लोग के पास जितना रिवीजन रहेगा, जितना प्रश्नों का प्रैक्टिस रहेगा, उतना ही आप स्पीड में क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन और रिवीजन जरूर करें, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण के क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं बाबू आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसी तरह से निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे बाबू, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चलिए बहुत बढ़िया। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है बाबू 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/f, जहां f क्या है बाबू मीटर में है। तो यहां आपको दिया है फोकस दूरी का मान कितना दिया है बाबू 1 मीटर, और सभी लोग को मालूम हो कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए बाबू 1/1 अर्थात कितना हो गया बाबू 1 हो गया, 1 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन में देख सकते हैं 1 डायोप्टर है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, -1 डायोप्टर नहीं होगा। अगर
फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, माइनस होगा तो लेंस की क्षमता भी माइनस हो जाएगा। मगर सभी लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, प्लस होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, प्लस में होगी। एक डायोप्टर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है बाबू, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं बाबू, कोई चार्ज नहीं लगती है। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से डेली क्लास लेकर आते रहे आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, सामान्य आंख है, सामान्य आंख के लिए सामान्य अर्थात स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन को बदल बदल कर देता है बाबू, क्वेश्चन का अर्थ दोनों ही एक ही होता है। कह रहा सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। इस प्रश्न को यह भी कहता है कि सामान्य नेत्र की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो सभी लोग जानते हैं ना बाबू कितना होती है, सभी लोग बताएं बाबू, लाइव चैट में इस प्रश्न का उत्तर दें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरह से प्रयास करते रहे। 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं बाबू, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, और दो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं बाबू कि निकट और दूर में एक में अवतल एक में उत्तल होता है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। आप लोग देखें गौर करेंगे तो एक निकट दृष्टि दोष है, एक अवतल दूर दृष्टि दोष है। निकट और दूर में, दूर को ही क्या कहते हैं बाबू, दीर्घ कहते हैं, दूर को ही क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे। इस निकट में देखेंगे ज्यादा अक्षर है, ठीक है, और ये दीर्घ में क्या है, कम अक्षर है। उसी तरह से अवतल और उत्तल, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल और उत्तल, जिसमें कम है बाबू वो कम वाला हो जाएगा और जिसमें अधिक है वो अधिक में हो जाएगा। उत्तल में 3 शब्द है, अवतल में 4 है। तो ज्यादा वाला ज्यादा के साथ, कम वाला कम के साथ। तो अवतल ज्यादा शब्द है, अवतल में ज्यादा अक्षर है बाबू। तो दोष में भी ज्यादा अक्षर किस में है, तो निकट में है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग समझ गए ना, निकट दृष्टि दोष। याद रखेंगे अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का मेरा यही लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप लोग का डिस्कशन हो जाए, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ रहें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल और PDF प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों, अभी जस्ट बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग किस में होता है, निकट में, और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर में। आपसे कह रहा है निकट, तो निकट में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, बहुत बढ़िया, अवतल लेंस है। निकट बोलेगा तो अवतल, दूर बोलेगा तो उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबू ऑप्शन बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न आने वाले हैं इस बार, ध्यान देंगे, कोई कठिन कर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आप लोग एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड रखें बाबू, शांति दिमाग से पढ़ाई करें, कोई टेंशन वाले बहुत ही आसान प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप लोग हम शांति से रिवीजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप लोग सभी लोग एक फार्मूला पर हैं, एक डिफरेंशियल पर है, विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव किसे कहते हैं बाबू, तो कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश क्या होता है, विभव होता है। और विभव को V से लिखते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से। अगर इसका हम मात्रक बदलेंगे तो विभव का मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है। अब वोल्ट को भी V से लिखते हैं। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल बटा कूलम, 1 वोल्ट अर्थात 1 वोल्ट क्या कहलाएगा बाबू, जूल बटा कूलम को। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में जूल बटा कूलम है। जूल बटा कूलम किस ऑप्शन में बाबू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है जूल बटा कूलम। तो 1 वोल्ट क्या कहलाएगा बाबू, तो 1 जूल
1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उससे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन और जो भी एग्जाम होवे उसका आंसर की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जानते हैं एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम को ही क्या कहते हैं बाबू? पार्श्वबद्ध। याद रखेंगे, समांतर को ही पार्श्वबद्ध कहते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा आमीटर, तो आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करता है? अर्थात विद्युतीय शक्ति का कौन सा फॉर्मूला नहीं है बाबू? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं निरूपित करता है, तो अर्थात विद्युतीय शक्ति बराबर कौन नहीं होता है? तो याद रखेंगे P बराबर I स्क्वायर R होता है, VI होता है, V स्क्वायर बटा R होता है, और P बराबर I R स्क्वायर नहीं होता है बाबू। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप लोग जानते हैं विद्युतीय शक्ति को निरूपित P से करते हैं, I से हो गया बाबू धारा, R से प्रतिरोध, V से विभव। ठीक है, तो विद्युतीय शक्ति बराबर I इंटू R स्क्वायर नहीं होती है, बल्कि विद्युतीय शक्ति P बराबर I स्क्वायर R होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम तुल्य है अर्थात 1 कूलम बराबर है, किसके बराबर 1 कूलम है? तो सभी लोग जानते हैं बाबू, कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक है बाबू? आवेश का। आवेश को सूचित करते कोई से क्यू से। ठीक है, और आवेश का डिफरेंशियल पढ़े होंगे तो और फार्मूला भी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि आवेश क्या होता है? धारा गुना समय। धारा गुना समय को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, तो कैसे बाबू? क्योंकि धारा गुना समय को आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ठीक है, आवेश बटा समय। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर QIT। इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो Q बराबर I गुना T हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर I गुना T। और सभी लोग जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 कूलम तुल्य है तो किसके बाबू? 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड के। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि बट्टा में 1 सेकंड है, यहाँ इंटू में होगा बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका बाबू? तो इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं। किलोवाट घंटा अर्थात KWH अगर आपसे पूछे, इसे एक क्यों कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो किलोवाट घंटा रहे बाबू तो विद्युतीय ऊर्जा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विद्युतीय ऊर्जा का। और अगर सिर्फ किलोवाट रहे तो यह होता है विद्युतीय शक्ति का। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। किलोवाट घंटा रहे तो विद्युतीय ऊर्जा होगा, किलोवाट रहे तो विद्युतीय शक्ति होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किलोवाट घंटा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी, विद्युतीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बाबू, 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। 1 विद्युत यूनिट, जो 1 यूनिट कहते हैं बाबू, आप लोग के घर में मीटर लगा होगा, उसमें कहते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा। याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 1 यूनिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन बी। आप लोग भी प्रयास जरूर करें बाबू उत्तर देने का, प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपको बोर्ड एग्जाम में फायदेमंद रहने वाला है। इसलिए आप लोग प्रयास जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। सभी लोग प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। बहुत ही आसान और भिव्य प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कौन बाबू? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या ये सभी? तो याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन है बाबू? कोयला है जो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गोबर गैस। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है बाबू? गोबर गैस प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? सभी लोग प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। बहुत ही आसान और भीवे प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। तो याद रखेंगे, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है बाबू? तो एक प्रकार का बायोगैस है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोगैस का उत्पाद होता है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है बाबू, इसी से रिलेटेड है, संबंधित क्वेश्चन है। बायोगैस का उत्पाद है, बायोगैस का उत्पाद होता है किससे बाबू? गोबर से, लकड़ी से, कोयला से या किसी से नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और भीवे प्रश्न है। प्रयास जरूर करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो बायोगैस का उत्पाद किससे होता है? गोबर से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखें इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रतिफल, कौन सा प्रोडक्ट बाबू? इसको इसी तरह से हम कह सकते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट, प्रतिफल सभी कह सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2 और O2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में कौन सही है? देख सकते हैं सभी के सभी में बाबू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, Na2CO3 है, Na2CO3 है, Na2CO3 है। मगर ये संपूर्ण कब होते हैं? इसके साथ रवा के जल अर्थात N2 में जल होते हैं। अब कितना जल के कण होते हैं बाबू? कितने अणु जल के होते हैं? 5H2O होते हैं या 7H2O होते हैं या 10H2O है या 2H2O? तो आप लोग ध्यान देंगे बाबू, कितने H2O होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 H2O होते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, कन्फ्यूजन में ना है। बहुत ही छोटा मिस्टेक इसमें हो सकता है बाबू और क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाएगा आप लोगों से। याद रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने रहते हैं बाबू? 10 H2O रहते हैं। जल के कितने अणु रहते हैं? 10 अणु रहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। याद रखें कौन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए और भी बेहतर कर सकें। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? गंधीय सूचक को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं बाबू। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो याद रखेंगे गंधीय सूचक कौन कौन है बाबू, इसमें आप विचार करें। तो याद रखेंगे गंधीय सूचक वैनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये सभी गंधीय सूचक है। गंध के द्वारा बताता है कि क्या है, मगर शकरकंद क्या है? गंधीय सूचक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से। इस प्रश्न से दो प्रश्नों का उत्तर आप लोग समझ गए। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है तो ऑप्शन में अगर वैनिला रहे, प्याज रहे, लौंग का तेल तो एक हो जाएगा सही। कोई रहे ये तीनों में से सही हो जाएगा एक। ठीक है, अब पूछ रहा कौन नहीं है तो ये तीनों को छोड़कर अगर जो है वो हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखें और अंत तक जरूर जुड़े रहें। आप लोग को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस मॉडल पेपर से जितने भी मॉडल पेपर का डिस्कशन करवा रहे हैं उससे 99% प्रश्न रहने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप लोग सभी मॉडल पेपर का डिस्कशन जरूर करें। पिछले दिन भी क्लास हो चुके हैं, इसलिए आप लोग पिछले क्लास को भी जरूर देखें। और अगर चाहते हैं सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिविजन करें तो प्ले लिस्ट में जाएँ। सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको लेसन 1 से चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करवाया गया है। इसलिए आप लोगों के पास जितना भी समय है उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों का डिस्कशन कर लें। बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल बोल रहा है बाबू, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछे द्विक्षारकीय अम्ल तो सल्फ्यूरिक H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 है जो क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटास एलम, पोटास एलम होते हैं, क्या होते हैं बाबू? पोटास एलम। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। यह क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं, जितने भी प्रश्न देख रहे बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर जरूर ध्यान में रखें। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। पोटास एलम क्या होते हैं बाबू? तो पोटास एलम एक द्विक लवण है। क्या है बाबू? द्विक लवण है, डबल साल्ट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें बाबू। हम तुरंत उत्तर दे देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं आप लोग को पास उत्तर देने के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन हो जाए। मगर अगर किन्हीं भी स्टूडेंट को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है, वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में जरूर देने का प्रयास करें। इससे आप लोग का रिविजन अधिक होगा बाबू, प्रैक्टिस हो जाएगा। मान के चले कि बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आया है, इसलिए आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है, अर्थात स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है बाबू? निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बाबू? प्रबल साल्ट है, प्रबल लवण है, अर्थात स्ट्रॉन्ग साल्ट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो याद रखेंगे कौन है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा बाबू? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखेंगे H3PO4। H3PO4 है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तो 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। तो सभी लोग जानते हैं बाबू, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। इसका शॉर्ट ट्रिक है अनिल। अनिल हम लोग जब देखते हैं तो उसमें आप लोग को बताया होगा कि अ से अम्ल, अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो और सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 7 से कम ऑप्शन में कौन है? तो ऑप्शन डी है बाबू, 6। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25, एथेन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपसे ऑप्शन में कह रहा है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, अर्थात एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो अगर आप एथेन का संरचना सूत्र बनाएंगे बाबू तो इस तरह से बनाएंगे C2H6, ठीक है बाबू। तो इसमें कितने बॉन्ड आ रहे हैं सहसंयोजक बंधन के? तो देख सकते हैं आप लोग के सामने है बाबू, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, और बीच में कितने हैं? 1 है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी। याद रखेंगे इथेन के आणविक सूत्र में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सभी लोग प्रयास करें उत्तर देने का। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जरूर दें। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। याद रखेंगे हीरा। हीरा है जो सबसे कठोरतम तत्व है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है बाबू? तो सभी लोग जानते हैं अक्रिय तत्व आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वर्ग में होते हैं, 18वां वर्ग में होते हैं। और अक्रिय तत्व कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसमें से देख सकते हैं इतने में कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में हीलियम है बाबू, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मीथेन। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रश्न को बताया बाबू, उसमें इथेन था, अभी आपसे मीथेन पूछ दिया। तो सभी लोग जानते हैं मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू? CH4 होता है। जब CH4 का संरचना बनाएंगे तो इसमें आपको 4 सहसंयोजक बंधन प्राप्त होंगे, ठीक है।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जरूर जुड़ें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? परमाणु संख्या। अगर आपसे पूछ दे मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30। आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग जरूर अंत तक जुड़े रहें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप लोग अमोनिया का सूत्र जानना पड़ेगा। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है बाबू? NH3 होता है। और एक और होता है बाबू अमोनियम। तो अमोनियम का क्या होता है? NH4। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, इसका एक ट्रिक बताते हैं बाबू। अमोनियम में ज़्यादा शब्द है, अमोनिया में कम है। ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ, कम वाला कम के साथ। अमोनिया कम है इसलिए अमोनिया हो जाएगा NH3। अमोनियम ज़्यादा अक्षर में आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा वाला हो जाएगा अमोनियम। यहाँ आपसे पूछ रहा है अमोनिया, तो NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो जहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है बाबू? 3 है। इसलिए इसका अनुपात, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3, 1:3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सभी लोग जानते हैं यह रोग बहुत ही प्रचलित हो गया, अधिकतर लोगों के अब हो रही बाबू। मधुमेह, जिसको चीनी कहते हैं गांव की भाषा में, इसको शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखें, इस प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं, अब लास्ट की ओर आ रहे हैं बाबू। थोड़ा प्रश्न और बचा है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन अर्थात पेड़ पौधे से रिलेटेड हार्मोन करा बाबू, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो सभी लोग याद रखेंगे पादप हार्मोन क्या है बाबू? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को मालूम हो जरूर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार अर्थात सिनेप्स कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव अर्थात मनुष्य में निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखेंगे बाबू अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये सभी मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। कौन नहीं होगा बाबू? तो जो बच गया वह नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी शुक्रवाहिका है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश
पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं बाबू? तो बहुत ही आसान प्रश्न, और यह प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में देखेंगे बाबू, यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। द ऑर्गिन ऑफ स्पीसीज, द ऑर्गिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑर्गिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत बढ़िया, प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। चलिए, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। डार्विन, डार्विन महोदय ने द ऑर्गिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और जोड़ा में पूछे तो 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि 23 जोड़ा अर्थात 46 46 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला अर्थात जल का आहार श्रृंखला है बाबू? तो याद रखेंगे जलीय आहार श्रृंखला कौन होगा? तो सबसे शुरुआत में जो उत्पाद हो जाएगा वह शैवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? शैवाल। शैवाल कौन खाता है? जलीय कीट खाता है। शैवाल को कौन खाएगा? जलीय कीट। जलीय कीट को कौन खाएगा बाबू? मछली। इस तरह से एक आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी बना रहा है। ठीक है, शैवाल, जलीय कीट और मछली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आज हम लोग मॉडल सेट, साइंस के मॉडल सेट थ्योरी का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है बाबू, पिछले क्लास में सभी मॉडल सेट का डिस्कशन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले लिस्ट में जाए, सभी क्लास का पहले लिस्ट अलग अलग बना हुआ, उससे आप सेलेक्ट करें और सभी क्लास को जरूर देखें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता, उपभोग करने वाला। तो निम्नांकित में से किससे आप उपभोग करने वाला श्रेणी में रखेंगे, अर्थात उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, जिसका उपभोग दूसरा कोई नहीं करे वो उपभोक्ता है। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन हो जाएगा? सभी लोग बताएं, उपभोक्ता कौन हो जाएगा? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते। तो याद रखेंगे जंगली जानवर है जो उपभोक्ता है। ठीक है, जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग को आज के क्लास में सही हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।